हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर की बुक का एक टॉपिक लेकर आई हूँ। इस टॉपिक का नाम है प्राचीन और मध्यकालीन भारत की शिक्षा के उद्देश्यों की तुलना। ये कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का टॉपिक है। आइए देखते हैं हम किस तरह से इनमें भिन्नताएं हैं और प्राचीन और मध्यकालीन भारत की शिक्षा के क्या उद्देश्य थे और उनकी तुलना किस तरह से हुई है। पहले हम देख लेते हैं प्राचीन कालीन भारत में शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य थे। पहला यहाँ पे पॉइंट दिया है डॉक्टर एल्तेकर के अनुसार क्या है कि प्राचीन शिक्षा की जो है निम्नलिखित 6 उद्देश्य दिए गए हैं। पहला उद्देश्य यहाँ पर दिया हुआ है पावनता तथा पवित्रता की भावना का विकास करना। इस युग में जो है शिक्षा मानव को उसके आत्मिक विकास की ओर ले जाती थी और मानव का जीवन जो है बहुत ही सरल, स्वाभाविक और शुद्ध पवित्र था। सत्य अथवा ब्रह्म अथवा मोक्ष की खोज जीवन का लक्ष्य हुआ करती थी। अतः मनुष्य की ईश्वर में बहुत ही पूर्ण आस्था होती थी और धर्म प्रधान था और धर्म ही ईश्वर की प्राप्ति का साधन हुआ करता था। इस तरह से जो है पावन मन रहता था और पवित्रता बहुत अच्छी रहती थी उस टाइम पर। इसीलिए विद्यालय का संपूर्ण वातावरण जो है धार्मिक भावनाओं पर आधारित हुआ करता था। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड पॉइंट दिया हुआ है चरित्र निर्माण करना। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के चरित्र का निर्माण करना हुआ करता था। चरित्र का निर्माण वैदिक आदर्शों के अनुरूप किया जाता था। ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक भोजन करना होता था, सदाचार व्यवहार करना होता था, उच्च विचार रखने होते थे आदि का पालन करके उस उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती थी। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड पॉइंट दिया हुआ है व्यक्तित्व का विकास। अब व्यक्तित्व का विकास कैसे किया जा सकता था? प्राचीन काल में जो है शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिक उद्देश्य था और व्यक्तित्व का विकास करना था। छात्रों के सभी तरफ से विकास जो है, सर्वांगीण विकास जो है उस पर बल दिया जाता था। इसका उद्देश्य जो है छात्रों में आत्मविश्वास करना, अपने को जानना और आत्मसम्मान तथा आत्म अनुभूति आदि गुणों को जो है विकसित करना हुआ करता था। इसी तरह छात्रों को जो है पूर्ण स्वतंत्रता भी प्रदान की जाती थी जिससे वे अपने विवेक का भी प्रयोग खुद से कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है नागरिक व सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना। छात्रों में स्वस्थ नागरिक व आत्म केंद्रित सामाजिक जीवन की भावना का भी विकास किया जाता था। और ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद जो है गृहस्थ, पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में जाते थे। गृहस्थ आश्रम के पालन के कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाता था जिससे छात्र समाज में प्रवेश करके अपना जीवन सुखी बना सके और परिवार के सदस्यों का उत्तरदायित्व समझे और सामाजिक उत्थान के कार्यों में जो है सक्रिय रूप से भाग ले सके। अतः सेवा संबंधी कार्य जैसे स्त्री, बच्चों और बूढ़ों की सेवा करना, समाज सेवा, पितृ व गुरु सेवा, गौ सेवा, अतिथि सत्कार, दीन दुखियों की सहायता करना, ये सारी चीजें भी जो है छात्रों की दिनचर्या का एक हिस्सा हुआ करते थे। नेक्स्ट यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट दिया हुआ है सामाजिक कुशलता में वृद्धि। इस काल में गुरुकुलों के अंतर्गत जो है छात्रों को जीविकोपार्जन संबंधी व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाता था जिससे वे अपने भावी जीवन को सुचारू रूप से जो है चलाने में समर्थ हो सकें। इसलिए वे विभिन्न व्यवसायों में अपने परिवार के व्यवसाय में जो है कुशलता प्राप्त करते थे। मतलब कि उनको बहुत अच्छे से जो है व्यवसाय सिखाया जाता था जिससे वो अपना जीविकोपार्जन आसानी से कर सकें। इस प्रकार शिक्षा पूर्णतः सैद्धांतिक न होकर व्यवहारिक होती थी क्योंकि जो इंसान सीख रहा है वो सिद्धांत के आधार पर थोड़ी सीख रहा है, वो ये व्यवहार से सीख रहा है कि क्या गलत है और क्या सही, इस तरीके से वो सीख रहा है। तो इस तरह से जो है उसको व्यवहार की शिक्षा, व्यवसाय की भी शिक्षा दी जाती थी। वह किसी न किसी व्यवसाय से संबंधित जरूर होती थी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर देख लेते हैं 6 पॉइंट राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण करना। भारतीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार करना प्राचीन शिक्षा क्रम का प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था। जैसे कि हमारे पूर्वज जो होते हैं हमारे लिए जो भी क्या है राष्ट्रीय संस्कृति छोड़ जाते हैं उसकी रक्षा हमें करनी होती है। उस उच्च कोटि की शिक्षा जो है इस कार्य को संपन्न करते थे। क्योंकि उच्च कोटि के इसलिए करते थे क्योंकि अगर शिक्षक को ही ज्ञान नहीं होगा तो वो बच्चे को क्या सिखाएगा। इसलिए जो उच्च कोटि के जो जानकार शिक्षक होते थे वही इस कार्य को संपन्न किया करते थे। उनका योगदान इस क्षेत्र में प्रशंसनीय था। वे निरंतर इस कार्य में रत रहते थे, मतलब कि हर समय इस कार्य को करते रहते थे। छात्रों को स्वाध्याय का अभ्यास कराया जाता था कि वे अपने आप से पढ़ें, अपने आप से समझें
समझें इस चीज़ को, जिससे वे अपने आगामी जीवन में भी कार्यक्रम को अपना सकें, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को ये जीवन दे सकें। आधुनिक युग की विषम परिस्थितियों में जो है प्राचीन संस्कृति का संरक्षण व प्रसार अत्यंत आवश्यक था। आधुनिक युग में जो विषमताएं हैं, इस ऐसी परिस्थितियों में जो है प्राचीन संस्कृति का संरक्षण बहुत ही आवश्यक हो जाता है। आइए अब यहाँ पर देखते हैं हम कि मध्यकालीन भारत में शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला, श्री यूसुफ हुसैन ने अपनी पुस्तक मुस्लिम काल में शिक्षा में इस काल की शिक्षा की निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं। जैसे कि पहला यहाँ पे दिया हुआ है ज्ञान में वृद्धि। इस काल की शिक्षा का उद्देश्य जो है छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करना था और मदरसे का शिक्षा उच्च कोटि का था। जो मदरसे में जो शिक्षा दी जाती थी वो उच्च कोटि की थी, उच्च स्तर की थी। इसके पाठ्यक्रम में अनेक उपयोगी विषय सम्मिलित होते थे, जैसे इतिहास हो गया, दर्शन हो गया, व्याकरण हो गया, भूगोल के अध्ययन हो गए, पर विशेष ध्यान दिया जाता था। और अरबी और फारसी भाषाओं के साहित्य का स्तर बहुत ऊंचा होता था। वहाँ पे संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती थी, मुस्लिम में क्या सिखाया जाता था, अरबी और फारसी भाषा सिखाई जाती थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस्लाम के बारे में ज्ञान का प्रकाश करना शिक्षा की प्रमुख उद्देश्य हुआ करते थे। इसमें इस्लाम धर्म को ज्यादा महत्व दिया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया है चरित्र का निर्माण करना। प्राचीन शिक्षा क्रम की भांति ही मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य भी क्या था, चरित्र का निर्माण करना था। आपने अभी पढ़ा था प्राचीन काल में चरित्र का निर्माण करना था, और इसमें भी क्या है, चरित्र का निर्माण करना है। विद्यार्थी जीवन कठिन तपस्या थी और छात्र जीवन बहुत श्रम युक्त हुआ करता था। अनुशासन व्यवस्था बहुत कड़ी और नियमित होती थी। दंड व पुरस्कार की प्रथा प्रचलित थी। अगर कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता था उसको दंड दिया जाता था, अगर काम नहीं करके लाता था तब भी दंड दिया जाता था, पुरस्कार भी दिए जाते थे। छात्र जीवन में पवित्रता और सादगी भी हुआ करती थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं नैतिक विकास करना। छात्रों में जो है नैतिकता का भी विकास किया जाता था। मुस्लिम शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। शिक्षक इसकी स्थापना पर विशेष बल दिया करते थे। वे छात्रों के आचार विचारों में शुद्धता रखते थे। उन्हें सदाचार के नियमों के पालन का अभ्यास कराया जाता था। बार बार दोहराया जाता था कि आपको ये सदाचार के नियमों का पालन करना है। और झूठ ना बोलना, सत्य का आचरण करना, शिष्टाचार, बड़ों का सम्मान करना आदि। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया राजनीतिक व सामाजिक क्रम की व्यवस्था करना। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली शिक्षा व्यवस्था जो है बादशाहों का अधिक हाथ हुआ करता था। उसमें जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनका ज़्यादा ही हाथ हुआ करता था, वही इस व्यवस्था को चलाते थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य राजनीतिक प्रणाली को दृढ़ करना था और उसका उचित मतलब कि पक्का करना था और उसकी उचित विकास करना था। जिस शिक्षा के द्वारा ही इसकी स्थापना तथा प्रसारण में बड़ी सहायता मिलती थी, उसी के अनुसार जो है आर्थिक सहायता निर्धारित की जाती थी। शिक्षण संस्थाएं मुख्यतः दान और राजकीय अनुदान से चलती थीं। ऐसा नहीं है कि कोई भी राजा जैसे कि आज को केंद्रीय सरकार या संसदीय सरकार जो है इस तरह से चलाती है, राज्य सरकार चलाती है, ऐसा नहीं था। तो पहले क्या है, दान और राजकीय अनुदान से चलते थे। सामाजिक क्रम को सुव्यवस्थित तथा दृढ़ करने में भी शिक्षा सहायक हुआ करती थी। राजनीतिक व सामाजिक क्रम के विकास के अनुरूप ही नियम बनाए जाते थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पॉइंट दिया हुआ है मुस्लिम धर्म का प्रचार व प्रसार करना। मुस्लिम काल में मुसलमान बादशाह जो है शिक्षा के प्रबंध में उचित रुचि लिया करते थे और आवश्यकता अनुसार आर्थिक सहायता भी प्रदान करते थे उन्हें। और शिक्षण संस्थाएं जो है मस्जिदों में या उनसे संबंधित होती थी। मस्जिदों का जो मुल्ला जो है नमाज के अतिरिक्त पढ़ाने का कार्य भी करते थे। वो नमाज तो अदा करते ही थे और साथ साथ पढ़ाने का भी कार्य क्या करते थे। छात्रों को कुरान शरीफ की आयतें रटवाई जाती थी। ये मेन पॉइंट है, इसको जरूर पढ़ लेना। जो कुरान शरीफ है उसकी आयतें रटवाई जाती थी छात्रों को। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम धर्म और उसके पैगंबरों द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना होता था। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है मुस्लिम संस्कृति का संरक्षण व प्रसारण करना। अभी देखिए हमने प्राचीन भारत में संस्कृति का संरक्षण व प्रसारण पढ़ा था, सेम यही पॉइंट इसमें भी है, लेकिन इसमें सिर्फ मुस्लिम डाल दिया गया है। मुस्लिम संस्कृति का संरक्षण व प्रसार करना। मुस्लिम कालीन शिक्षा का प्रमुख ध्येय मुस्लिम संस्कृति का संरक्षण व प्रसारण करना था। इसके लिए जो है प्राचीन मुस्लिम ग्रंथों
अध्ययन जो है अनिवार्य था। अन्य सांस्कृतिक कार्यों में जो है धार्मिक नियमों का बड़ी दृढ़ता से और कठोरता से पालन किया जाता था। अधिकतर ज्ञान जो है बच्चों को अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाता था और शिक्षा का जो माध्यम होता था वो कौन सा होता था? प्राचीन व फारसी भाषा में हुआ करता था। नए नियम जो है नए शिक्षण केंद्रों की स्थापना का अभिप्राय मुस्लिम संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसारण करना था। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।